नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी बंधु भगिनी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यदि अभी तक आपने चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आजकल आप देखते हैं कभी कोई पति, कभी कोई पत्नी, कभी कोई छोटी उम्र की लड़की या वयस्क लड़की, छोटी उम्र के लड़के या वयस्क लड़के कुछ ऐसा कर देते हैं जो सभ्य समाज की दृष्टि में, जो अपनी परंपरा है, जो संस्कृति है, उसके अनुसार उचित प्रतीत नहीं होती है। मानवाधिकार संविधान यद्यपि उसकी अनुमति देते हैं, परंतु वह भी विधि अनुरूप ही ऐसी अनुमति अनुमन्य होती है, मान्य होती है। अक्सर आप देखते होंगे, सुनते होंगे अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि अमुक व्यक्ति अमुक लड़की को भगा ले गया, अमुक लड़की अमुक के साथ भाग गई, अमुक महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई, अमुक व्यक्ति अमुक महिला को उसके 2 बच्चों सहित ले उड़ा। जो उसका माँ बाप है, जो सफरर है, जो उसका गार्जियन है भाग जाने वाले का। ज्यादातर मामलों में आपने देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में पिटीशन आ जाती है। माननीय उच्च न्यायालय भारतीय संविधान की अनुच्छेद 226 के तहत जो पिटीशन आती है, उसमें जो 4 तरह की रिट जारी करता है, उसमें एक हैगियस कार्पस होता है, वंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी यदि किसी व्यक्ति को किसी ने इलीगली कन्फाइन कर रखा है तो वह कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत करे। ऐसी ही याचिका कुछ बंधु भगिनी ऐसे हैं जो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष ले आते हैं, लेकिन वहां अनुच्छेद 32 होता है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सुनते ही कुछ लोगों को तो गश आ जाते हैं, इतना खर्चा लग जाता है। विधिक साक्षरता प्राधिकरण है, परंतु कितने प्रभावी होते हैं यह भी किसी से छिपा नहीं है। तो यहां पर क्या करना चाहिए? उस पीड़ित माँ बाप को या उस पीड़ित गार्जियन को क्या उपचार है? फिर जहां के आप रहने वाले हैं वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो होते हैं ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तो होते हैं ना, थाने तो होते ही हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 यह कहती है यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोई सूचना देता है और उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को ऐसा विश्वास हो जाता है, ऐसे कारण उसके सामने होते हैं, ऐसे तथ्य सब्सटेंस उसके सामने होते हैं कि उसके विश्वास करने का कारण है कि हां अमुक व्यक्ति अमुक को भगा ले गया है या उसने इलीगली कन्फाइन कर रखा है भगाकर, जो विधि की दृष्टि में अपराध है। तो ऐसे माननीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वारंट जारी करते हैं, उसको बोलते हैं सर्च वारंट, सेक्शन 97 के अधीन। यदि ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया है खाम वहां इलीगली कन्फाइन किया हुआ है, अवैध रूप से कन्फाइन किया हुआ है, अबडक्टेड किया हुआ है, तो उस व्यक्ति को तुरंत ही वहां से लेकर के और कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। बयान लेकर के और जो प्रक्रिया है उसको अडॉप्ट करके, अगर उनको लगता है कि गार्जियन के हित में दिया जाना ठीक है तो उसको सुपुर्द करते हैं, या फिर जो शरणालय होता है वहां भेजते हैं। जैसे भी जो भी उनके समझ में आता है न्यायिक निर्णय वो करते हैं। आम व्यक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय ही क्यों जाता है? इस पर कभी सोचा आपने? पैसा ना होने के बावजूद भी खेत बेच के, जेवर बेच के क्यों चला जाता है? वो अधिवक्ता के शरण में क्यों चला जाता है कि वो वही पिटीशन के माध्यम से उसको न्याय मिलेगा? बड़ा स्पष्ट कारण है। एक पक्ष से एक नेताजी आते हैं, दूसरे पक्ष से दूसरे नेताजी आते हैं। अगर ईमानदार अधिकारी है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो न्याय मिलना ही मिलना है। परंतु यदि इसके विपरीत हुआ तो अन्याय हाथ लगेगा, तो फिर उसको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, फिर आगे शरण लेनी पड़ेगी, जैसा कि सीआरपीसी की प्राविधान है। शायद इसीलिए लोग ज्यादातर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की ओर भागते हैं। यद्यपि सदैव अल्टरनेटिव रेमेडी, जो वैकल्पिक उपचार है, वो बाध्यकारी नहीं होता है। कोर्ट कभी कभी जब देखती है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो इंटरटेन भी कर लेती है पिटीशन को, परंतु कभी कभी यह भी होता है कि वो पिटीशन को डिसमिस कर देती है कि वैकल्पिक उपचार है, आप पहले लोअर कोर्ट में जाइए, पहले ये रेमेडी है इसको एडजस्ट करके आइए, फिर आपकी पिटीशन हम सुनेंगे। तो हम सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय
पहले जो हमें लोअर कोर्ट में उपचार हैं उसको प्राप्त करना चाहिए, उसको एडजस्ट करना चाहिए, और यदि वहां से न्याय ना मिले तब फिर आगे हमको बढ़ना चाहिए। और इसी तरह का अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया है माननीय उच्चतम न्यायालय का, जिसमें उन्होंने यही बात कही है जो हमने अभी आपके सम्मुख धारा 97 सेक्शन 97 सीआरपीसी को लेकर के रखा है। जो समस्याएं ज्यादातर लव मैरिज से या जो अन्य कारणों से उत्पन्न होती हैं उनके लिए उपचार पाने में हम आप या समाज के अन्य बंधु भगिनी समर्थ हो पाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति पनपे ही क्यों? यदि हम अपने बच्चों को अपने परिवार में संस्कारवान बनाएंगे, अपनी संस्कृति से परिचित कराएंगे और तथाकथित विकास के नाम पर पाश्चात्य सभ्यता से उनको दूर रखेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी और ना ही हमारे आपके बंधु भगिनी लव जिहाद के अथवा किसी बात के शिकार होंगे। बल्कि यूं कह लीजिए कि अगर दिव्यांगजन बंधु भगिनी हैं तो जो सीआरपीसी 97 है उसका डिस्पोजल करते समय जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की प्रावधान है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, जो भी दिव्यांगजन है एब्यूज नहीं किया जाएगा, तो उस दृष्टि में धारा 92 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सहयोग भी करेगी। एक अलग से एफआईआर भी जो ऐसा अपराध करके ले गया है, इलीगल कन्फाइन किया है, उसके विरुद्ध दर्ज भी होगी और ट्रायल भी विशेष न्यायालय में होगा। बस अंतर इतना है कि जो अन्य लोग हैं उनके लिए सेक्शन 97 है सीआरपीसी का, और जब दिव्यांगजन का मसला आता है तो सेक्शन 97 रीड विद सेक्शन 92 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट एंड रीड विद सेक्शन 7 प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन विद डिसेबिलिटी शैल बी एक्सप्लॉइटेड, टॉर्चर्ड, humiliated or be subjected to cruelty or otherwise। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं तो दिव्यांगजन को बहुत बड़ी राहत है। हां, जरूरत सिर्फ इसकी है कि हम जो संबंधित अपने अधिवक्ता हैं, संबंधित एसडीएम है, डीएम है, वो भी इसके बारे में जागरूक हों। चलते चलते एक निवेदन रहेगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के साथ, और जागरूकता के उद्देश्य से शेयर भी करें, साझा भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।